नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, आपको नमस्ते, जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, सबसे पहले तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और इसे शेयर करेंगे तो हमारे ऊपर और विशेष कृपा होगी। और हाँ, अगर अपने जानने वाले इष्ट मित्रों से चैनल को और सब्सक्राइब करवाएंगे तो आप धन्यवाद के पात्र हैं प्रारब्ध परिवार की तरफ से। व्यालोक जी, एक पैरा जी, बांचूंगा। लखनऊ राजधानी के बिल्कुल सटे मोहनलालगंज और वहां एसीपी साहब के ठिकाने से महज 100 मीटर दूर मिर्जापुर गांव सलाउद्दीन उर्फ लाला, साल 72 साल के, सीनियर सिटीजन, एक पत्नी इनके घर में और दो बेटियां। एक बेटी नॉर्वे में, दूसरी बेटी इंटीग्रल विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही है। एक बार और उस विश्वविद्यालय का नाम मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इंटीग्रल में। कुछ साल पहले तक ये सलाउद्दीन 72 साल के जो बूढ़े हैं, वो साहब वैद्य करते थे। अब कुछ लोग मुझे डांटेंगे कि वैद्य शब्द का इस्तेमाल मत करिए, चलिए, हकीमगिरी करते थे, हकीम साहब थे। और अचानक एक दिन इनके घर की घेराबंदी की जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, और उसके बाद जो कुछ खजाना वहां से मिलता है वो लगभग 300 के संख्या में हथियार, जिसमें 312 बोर, 315 बोर, डीबीएल राइफल, पिस्टल, आधे बने हुए, कुछ फिनिश्ड, और उसी के साथ 20 बोरे कारतूस। इतना कुछ हकीम साहब के यहां से बरामद हुआ। बाबा की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, बहुत शानदार बुलडोजर चलता है, लेकिन एक एसीपी के महज 100 मीटर दूर इतना बड़ा कारनामा भी पलता है। सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, अवैध असलहों का मामला है या किसी बड़ी तैयारी की तरफ लेके चलता है हमको आपको। व्यालोक जी, इसको त्रिआयामी तरीके से मैं व्याख्यायित करूंगा। त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल तरीके से मैं व्याख्यायित करूंगा, लेकिन उसके पहले, सबसे पहले मैं आरोप लगा दूं कि यह भाजपा सरकार की साजिश और यह भाजपा और संघ वाले, क्योंकि इस देश में, इस समाज में समरसता नहीं देख सकते, सेकुलर क्रेडेंशियल्स को पनपता फूलता नहीं देख सकते, इसलिए यह साजिश की गई है। ये मैं पहले आरोप लगा दूं ताकि मेरे देश के सो कॉल्ड सेकुलरिज्म को खतरा न पहुंचे। और अब इस समस्या या ये जो बात हुई है उसके 3 आयामों पर चर्चा कीजिए। देखिए, 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, 25 लगभग आधा साल बीत गया और देखते देखते लगभग ये साल भी बीत जाएगा, 1 साल की देरी है। और एक कहावत है कि अंधों को ख्वाब में भी छीछड़े ही लटकते हैं, या कुछ इस तरह की एक कहावत है ना कि फलाने को ख्वाब में भी, बिल्ली को ख्वाब में भी छीछड़े ही दिखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ 30-35 सीटें पाकर समाजवादी पार्टी के ललबाबुआ, जो परम आदरणीय मौलाना मुलायम यादव के सुपुत्र हैं, श्रीमान अखिलेश यादव जी, टोटी चोर यादव जी, उनको ये मुगालता हो गया है कि अब 27 में वो पूर्ण बहुमत, बल्कि हो सकता है कि 2/3 बहुमत उनको सपने आ रहे हो, तो ये भी। और इसके लिए अभी मैं उस घटना की केवल एक झलक में चर्चा करूंगा, एक वाक्य में, उसके बाद लोग उसको खुद समझ जाएंगे। अभी इटावा में जो हो रहा है, इटावा किसका अंचल है और इटावा में किस बात को लेकर हो रहा है, किन 2 जातियों में हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस हिंदू को ये पता है कि उसके कथावाचक की कौन सी जाति है जी? जरा मुझे कोई ऐसा हिंदू माइका लाल खड़ा होकर बता दे कि उसको सारे कथावाचकों की जाति पता है। जो लोग आमार तमाम दिखते हैं उनकी छोड़ दीजिए, उनकी भी बता दे। और वैसे जो हर एक गांव में कहीं ना कहीं, अभी अगर मैं सोचूं या आप सोचें, तो कम से कम 1000 जगहों पर भागवत कथा इस देश में चल रही होगी, मिनिमम चल रही है ना सर? उसमें से कौन कौन जाति के हैं भाई? और ये कब किसने कहा कि उसमें एक विशेष जाति के लोग रहेंगे?
मतलब आपकी आपसी लड़ाई हुई, मारपीट हुई दो गुटों की, दो पक्षों की, और आपने उसमें एक नाम यादव देखा और आपने बना दिया पूरा माहौल, और दूसरा नाम मिश्रा देखा। तो खैर, तो एक आयाम ये है कि अभी चुनाव के पहले तक अगले 1-1.5 साल ये कोई कोशिश ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिससे उत्तर प्रदेश जले, क्योंकि जितना जलेगा, जितनी लाशें गिरेंगी, गिद्धों के लिए उतने फायदे का सौदा है। तो ये बाबा जी की सरकार को हमेशा अपने अंगूठों पर खड़ा रहना पड़ेगा, पंजों पर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये थकने वाले नहीं है। ये महिषासुर है। एक स्वरूप का वध कीजिएगा, दूसरा स्वरूप ले लेंगे, दूसरे का कीजिएगा, तीसरा ले लेंगे। तो ये बदलते नहीं है। अब दूसरा आया, किनके यहां से मिला? हकीम जी के यहां से, माने मुसलमान ना। अब दूसरा आयाम इसका ये है कि आप मस्जिदों की औचक करवा लीजिए, कुछ भी छतों पर अचानक से क्यों हो जाता है किसी खास मौसम में। बिहार में अभी एक पर्व आने वाला है, उसको लेकर पहले हमारे किशोरावस्था में 1 या 2 जगह संवेदनशील होते थे मामले। आज की डेट में मेरा मोहल्ला संवेदनशील है भाई, जबकि इसमें तथाकथित अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग भी नहीं रहते हैं, वो पेरीफरी पर हैं, परिधि पर हैं, फिर भी ये अल्पसंख्यक लोग हैं, इसलिए ये मेरा मोहल्ला भी संवेदनशील है। और अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, अभी ये लोग शुरू करेंगे, उसको लेकर इतना हंगामा है और इतना तनाव है। तो ये 20 बोरी कारतूस मिला है सर, मुझे आश्चर्य तब भी नहीं होता अगर 200 बोरी कारतूस मिलता। और ये हकीम है, हेडमास्टर का बेटा बुरहान वानी भी तो था ना कश्मीर में। और माननीय ओसामा जी तो शायद इंजीनियर थे, और उनके जो लघुए भगुए थे उसमें कोई सीए था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। तो न तो पेशे से लेना है, न पद से लेना है, न अवस्था से लेना है। आपने एक बात अवस्था की भी कही थी कि 72 ईयर, और अब ये कहावत मुझे कहनी पड़ेगी कि मैं इसको अपने लोक में हमेशा सुनता हूं कि हिंदू के बूढ़ा अगर कट्टर होगा तो क्या करेगा भाई? वो तुलसी में जल डालने लगेगा, वो पीपल को पूजने लगेगा, वो गाय को रोटी देने लगेगा। अगर कोई हिंदू बहुत कट्टर हुआ तो क्या कर लेगा? रामनवमी में कुछ करने लगेगा, राम की कथा करने लगेगा, भंडारा करने लगेगा। बाकी जो बिब्लियोलेट्रस थॉट्स के, पॉलिटिकल थॉट्स के लोग हैं, वो अगर कट्टर होंगे, क्योंकि वो कट्टर तो हैं ही, अगर वो कट्टर होते हैं तो क्या करते हैं ये भी हम जानते हैं। तो ये 20 बोरा कारतूस उसी की तैयारी थी। और अंतिम तीसरा आयाम जो आपने कहा कि ये कहीं किसी बड़े युद्ध की तैयारी तो नहीं है, बिल्कुल है साहब। आप सोए रहे, हम सोए रहे, वो नहीं सोए हैं, वो जगे हुए हैं, वो असलहे जमा कर रहे हैं, वो शस्त्र जमा कर रहे हैं, वो आने वाले 10 वर्षों की तैयारी कर रहे हैं कि 10 वर्ष बाद इस देश में जो होना है उसके लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये 3 आयाम अगर हम समझेंगे तो ही इस खबर को डिकोड कर पाएंगे, अन्यथा इधर उधर भटकते रहेंगे, इधर उधर चलते रहेंगे। जी ठीक। अच्छा, अब जरा इस पूरे मामले का जो अगला अपडेट है वो अगर आपको दें, तो इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने सलाउद्दीन यानी 72 साल के वो हकीम को, उसकी पत्नी को और बेटी के साथ एक दूसरे युवक को, 2 बेटियां हैं, एक नॉर्वे में है, लेकिन इंटीग्रल वाली जो है उस बेटी को और उसके साथ एक युवक, इसको अरेस्ट किया है। पुलिस ने जो शुरुआती बताया है अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, उनका ये कहना है कि साहब ये घनी आबादी के बीच अवैध असलहों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी और पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी सप्लाई हो रही थी। पूरे उत्तर प्रदेश में सप्लाई कहां हो रही थी? बट नेचुरल सलाउद्दीन हकीम किसको सप्लाई कर रहा था, ये साफ साफ दिखाई देता है। यानी कि जो मैंने कहा था कि क्या ये बड़ी तैयारी, तो वो बड़ी तैयारी बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं, एक बेटी नॉर्वे में, दूसरी इंटीग्रल में। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी अभी किस बात के लिए चर्चा में था ये भी सब लोग जानते हैं। नॉर्वे में या भारत के जमीन से बाहर विदेश में
72 साल का एक आदमी अभी भी एक्टिव है, उसकी वाइफ अगर अरेस्ट हुई है तो इसका मतलब वो भी एक्टिव है, उसकी 2 बेटियां वो भी एक्टिव हैं, दोनों एक देश के बाहर पाई जाती है, एक ऐसे संस्थान में पाई जाती है जो ऑलरेडी ऐसे काम करने और जमातों के निगाह में है। क्या ये मामला अब साफ-साफ इस तरफ इशारा नहीं कर रहा है कि एक पैरेलल सिस्टम आतंक का वो हर लेवल पर न सिर्फ मौजूद है बल्कि वो एक्टिवली काम कर रहा है? ये और बिल्कुल आपने एक सही। चीज और जोड़ जी। दूं, एक चीज और जोड़ दूं, ये केवल अब जी। उत्तर प्रदेश का मामला नहीं रह जाता। जब कहानी नॉर्वे, कहानी इंटीग्रल की है, कहानी अवैध असलहों की है, तो क्या इसका मामला ये पूरा पैन इंडिया एक सिचुएशन है और ऐसी फ्रेंचाइजीज और भी प्रदेशों में हो सकती हैं, उत्तर प्रदेश में भी इससे ज्यादा हो सकती हैं? अब फिर से वही बातें दोहरानी पड़ेंगी कि हम लोग भूलते बहुत। केरला मॉडल याद कर लीजिए सर, केरल को याद कर लीजिए, और वो पूरे देश में होता है। केरल से पहले एक दरभंगा मॉड्यूल आया था, दरभंगा मॉड्यूल से पहले एक आजमगढ़ मॉड्यूल आया था। आप और हम बड़े भोले हैं, बड़े भुलक्कड़ भी हैं, ये लोग नहीं भूलते हैं। ये लोग न तो भूलते हैं और न अपनी तैयारी में कोई कमी करते हैं। ये लगातार अपनी तैयारी को और धार दे रहे हैं और तेज कर रहे हैं। पहले अगर ये 6 जगहों पर अपनी तैयारी कर रहे थे, पहले अगर इनके 3 मॉड्यूल थे, तो अब इनके 300 मॉड्यूल हैं, और आप उनको खोजते रहें। आप कैसे खोजेंगे? आप उनको पकड़ते रहें। आप पकड़ेंगे तो तब जब समझ में आएगा। दरभंगा मॉड्यूल की चर्चा मुझे लगता है आज से 15 साल पहले हुई थी, और तब यहाँ से कई सारी गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारी चीजें हुई। आजमगढ़ मॉड्यूल जब माननीय मौलाना मुलायम के सुपुत्र श्रीमान टोटी चोर जी का शासन था, तब आजमगढ़ मॉड्यूल आया था। केरल मॉड्यूल को हम सभी लोग जानते ही हैं, और ये वो मसले हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर चर्चित हुए। इसके अलावा तो आपके मोहल्ले में, आपके घर की बगल में, हर एक जगह एक फैक्ट्री है, एक पाकिस्तान है। इससे कौन इनकार कर सकता है? और जो इनकार कर रहा है उसको प्रणाम है। अब अधिक मूर्खों से अधिक बहस करने की न तो उम्र है और न सलाहियत। तो भाई जिसको ये लगता है कि वो लोग, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो ठीक है, तुम्हारा अब्दुल ऐसा नहीं है, हो सकता है। जिस दिन तेज या इसकी जरूरत पड़ेगी उस दिन देखा जाएगा, क्योंकि वो लगातार तैयारी में है। वो टोंक में नहीं झुके, वो मालदा में नहीं झुके, वो पश्चिम बंगाल के किसी भी जिले का नाम ले लीजिए, वो नहीं झुके। वो झारखंड तक चले आए, वो बिहार में चले आए, सीमांचल छोड़िए मिथिलांचल तक वो घुसे पड़े हैं। और हथियारों की, असलहों की फैक्ट्री दर फैक्ट्री लग रही है। आप पकड़िए न पकड़िए, फैक्ट्रियां तो लगातार बन ही रही हैं। तो सर सवाल ये नहीं है कि वो कर रहे हैं क्या, उनका ये लक्ष्य है क्या। उन्होंने अपना लक्ष्य बाकायदा आपकी सरकार की नाक के नीचे बैठकर, दिल्ली में पिछले साल 3 दिनों की तंजीम हुई थी, जहां बाकायदा गजवाए हिंद का ऐलान किया गया था। हमारी इंटेलिजेंस बिरादरी को सब खबर है। अब सरकार क्या कर रही है, हो सकता है सरकार कर रही हो, हमें जानकारी नहीं हो, बहुत सारी चीजें बाद में पता चलती हैं। लेकिन ये तो तंजीम कर चुके हैं, ये तो 2047 का टाइम दे चुके हैं, और वो भी बहुत ज्यादा है। भाई 100 साल लग गए इनको दूसरा टुकड़ा करने में 1947 के बाद। अब तो इनको 30 साल में, 40 साल में अगले टुकड़े करते जाना है, और तब हम लोगों को फिर से 23-24 देशों का जो महामंडली वाली स्थिति थी, महाजनपद वाली, उस स्थिति के लिए तैयार रहना है। क्योंकि जब प्रतिरोध होगा तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में आज जैसी निराशा और ये हम देख रहे हैं, वैसा नहीं है। तब हिंदुओं से भी निकलेंगे, बप्पा रावल निकलेंगे, तब वो कोलकाता वाले गोपाल पाठा निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। और तब, लेकिन दिक्कत यह है कि हिंदुओं का नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि अधिकांशतः हिंदू सोए पड़े हैं, और अगर उनको आप कहें तो वो आप पर हंसेंगे या आपको गलत समझेंगे। तो नुकसान तो हमारा ज्यादा से ज्यादा होगा, ये तो मानिए। जी। ठीक। अच्छा व्यालोक जी, ऐसे कोई भी मामले जब हम डिस्कस करते हैं या उस पर बातचीत करते हैं
तो हम लोग हमेशा इसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी की बात करते हैं कि सरकारें तो अपना काम करेंगी ही, सरकारें अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन हम समाज के रूप में क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस मामले में मैं ऐसा नहीं कहूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा कि किसी घर में, किसी बस्ती में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में अवैध असलहा चल रहा है, कोई चला रहा है, तो ये कोई समाज जाके छापा नहीं मारेगा और समाज की ये जिम्मेदारी नहीं है। और निश्चित तौर पर नॉर्वे से लेके, इंटीग्रल से लेके पूरे यूपी में सप्लाई जब आपको दे रहे हैं पुलिस जी, ये सही बात है, हम आपको हाथ जोड़ के बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि छापा भी आपने ही मारा है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि अब इसमें चाहे उत्तर प्रदेश की यानी किसी प्रदेश की एजेंसी हो, पुलिस हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सेंट्रल एजेंसी हो, ये अब एक सिलसिलेवार कार्रवाई करने की जरूरत है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकारें फेल होते हुए दिखाई दे रही हैं अभी तक, या उतना नहीं करते हुए दिखाई दे रही हैं जितना करना चाहिए। क्योंकि संकेत तो ऐसे मिल रहे हैं कि एक तरफ बाढ़ है और बाढ़ कंट्रोल करने के लिए आपने प्लास्टिक का 1-1 लीटर का मग्गा ले रखा है हाथ में। वो भी नहीं ले रखा है। प्लास्टिक का मग्गा की जगह आप कहिए कि प्लास्टिक लगा के आप सुनामी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ वैसा ही, अगर आप रूपक में। दोनों स्तर पर गड़बड़ियां हैं। देखिए, सरकार से मुझे बहुत शिकायत कभी भी नहीं होती है, क्योंकि सरकार क्या है, सरकार हम ही लोग हैं ना भाई। आपके यहाँ जो प्रजातंत्र का ढांचा है उसके मुताबिक सरकार आप ही हैं, चुनकर प्रतिनिधि भेजते हैं। तो आप क्या हैं? आखिर क्यों ये हिम्मत नहीं होती है कि एक समाज के संदेशवाहक के बारे में कुछ भी कहा जा सके? और आखिर क्यों ये होता है? आखिर क्यों हिंदू समाज की दो जातियां ऐसे इस घटिया मुद्दे पर, जिस पर बात तक नहीं होनी चाहिए थी और जिस पर पहली बार जिसने इसे मुद्दा बनाया उस पर समाज के 10 लोगों को इकट्ठा होकर दोनों की पिटाई करनी चाहिए थी, दोनों पक्षों की। लेकिन किसमें इतना नैतिक साहस बचा है? और ऊपर से अखिलेश यादव जैसे गिद्ध लगातार बचे हुए हैं, जो बार बार इस नाम को लेकर, यादव यादव नाम लेकर, और वो उस आग में घी डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मिश्रा तिवारी फलाना बिरादरी है और जो पक्ष है, वो अगर इसको कंटेन नहीं कर पा रही है, तो आप किस बात के तथाकथित मिश्रा तिवारी ब्राह्मण समाज और सिरमौर होने का दावा करते हैं, अगर आप उस चीज को, उस विवाद को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, बहका रहे हैं। तो सवाल यही है कि आप एक समाज के तौर पर कितने इकट्ठा हो पा रहे हैं। अभी तो बिहार में जातीय सर्वे हुआ, मुसलमानों की 96 जातियां निकली, बावजूद इसके अभी तक तो यही सीन चल रहा है कि बंटोगे तो कटोगे, योगी जी कहते रहे हैं, परसों फिर कहना पड़ा 1 साल के बाद, कहते रहे हैं, लेकिन यहां तो बंटना जारी ही जारी है। तो उपाय दोनों तरफ से है। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, समाज जब तक सरकार पर भरपूर दबाव नहीं बनाएगा कि खबरदार, अब अगर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जब तक सरकारें इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं समझेंगी कि एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष क्यों ऐसी हरकतों में, और इस सच को स्वीकारेंगे नहीं, जब तक स्वीपिंग अंडर द कारपेट होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बस इतना सा कहना। ठीक बात। और जनता के तौर पर ईवीएम पर जाके हम सरकार चुन देते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल खामोश रहना भी अब उचित नहीं है। और यही वजह है कि हम अपनी चर्चा में दर्शकों जब भी एक सलूशन की बात करते हैं तो मैं ज्यादा जोर देता हूं कि एक समाज के रूप में हम क्या करें, एक समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी क्या है। सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन ऐसे मामलों में किसी समाज को आगे आके काम नहीं करना है। समाज का काम है, सरकार चुन दिया, आपको सरकार बहादुर बना दिया, आपकी दिल्ली में सरकार बना दी, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार बना दी, तमाम प्रदेशों में सरकार बना दी, 22 से लाख ज्यादा प्रदेशों में आपकी सरकार बना दी। तो ऐसे में अगर कहीं आतंक के अड्डे पनप रहे हैं, ये केवल अवैध असलहों का मामला नहीं है। और एक चीज और हम सब लोगों को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि ये अवैध असलहे कहीं लूट मार या छिनैती के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। 72 साल का एक हकीम जब बना रहा है तो वो किस नेटवर्क में असलहे पहुंच रहे हैं, उनका इस्तेमाल कहां होने वाला है, इसका ध्यान रखिए। ये छिनैती में इस्तेमाल नहीं होने वाला है, ये इस देश की संस्कृति पर, इस देश के बहुसंख्यकों पर हमले में इस्तेमाल होगा। और ऐसे में सरकार बहादुर, आप चाहे दिल्ली वाले हों, आप चाहे लखनऊ वाले हों, आप चाहे मध्य प्रदेश वाले हों, कहीं वाले हों,
ये अब आपका काम बनता है। और इसलिए सलामी हम आपको ठोक जरूर दे रहे हैं कि आपने खुद ये इनिशिएटिव लिया और गिरफ्तारी कराई है और ये सारा खुला है, लेकिन अभी कितने पनाले ऐसे हैं जो ढके हुए हैं और लगातार चल रहे हैं। ये हमारा और व्यालोक जी जैसे लोगों, हमारे दर्शकों और राष्ट्रवादियों और इस समाज का काम नहीं है। यहाँ पर आप फेल हैं। सुन लीजिए, 11 साल आपकी सरकार केंद्र में है और लगभग उतने ही उम्र की सरकार 2 साल कम से ही लेकिन उत्तर प्रदेश में भी है, और उसके बाद भी अगर नाक के नीचे इतने बड़े आतंकी अड्डे पल रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके अफसरों की है, आपके इंटेलिजेंस की है। आप चाहे दिल्ली वाले हों चाहे लखनऊ वाले हों, अपने कान खोलिए, वरना एक बार फिर मैं अपने उसी आख्यान पर वापस आता हूं कि हमारी उंगलियां तैयार हैं और ये मत सोचिएगा कि जनता विकल्पहीन है, जनता अपना विकल्प खोज लेती है। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।